हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं दीनदयाल उपाध्याय जी के राजनीतिक विचारों को। तो इसमें सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय को देखेंगे। तो जैसा आप ऊपर देख पा रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी का जो टाइम पीरियड है वो है 1916 से लेकर 1968 तक। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जन्म है वो 25 सितंबर 1916 में यूपी के मथुरा जिले में, जिसे आज दीनदयाल धाम कहा जाता है, में एक मध्यम वर्गीय प्रतिष्ठित हिंदू परिवार में हुआ था। उनके परदादा का नाम पंडित हरिराम उपाध्याय था, जो एक प्रख्यात ज्योतिषी थे। उनके पिता का नाम श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय तथा माता का नाम रामप्यारी था। उनके पिता जलेसर में सहायक स्टेशन मास्टर के रूप में कार्यरत थे और माँ बहुत ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके जो पॉलिटिकल आइडियाज़ है, इनका बैकग्राउंड जो रहा है, इनका फैमिली बैकग्राउंड जो रहा है। इनके दादा एक बहुत बड़े, आप कह सकते हैं, ब्राह्मण थे और इनकी माता भी एक धार्मिक विचारों वाली महिला थी, जिनका इनके जीवन के ऊपर काफ़ी प्रभाव देखा गया। दीनदयाल उपाध्याय एक राजनीतिक विचारक के साथ साथ एक अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, इतिहासकार और पत्रकार भी रहे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय जनसंघ, जिसे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है, तो ये भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि ये कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े और जनसंघ के कब ये अध्यक्ष बनाए गए। तो इसे आगे हम डिटेल में देखेंगे। इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत द्वारा पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी लोकतंत्र का आंख बंद कर समर्थन का विरोध किया। यानी ये धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दावली के बिल्कुल कट्टर विरोधी थे। यानी धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म के ये बिल्कुल विरोधी थे और हिंदू नेशनलिज्म को इन्होंने प्रमोट किया। और पश्चिमी जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी जो कि वेस्ट से आई थी, उसका भी इन्होंने विरोध किया है। यद्यपि उन्होंने लोकतंत्र को सरलता से स्वीकार कर लिया, लेकिन पश्चिमी कुलीन तंत्र, शोषण और पूंजीवादी मानने से साफ इनकार कर दिया। तो आप देख सकते हैं, हालांकि डेमोक्रेसी को तो ये मानते हैं, लेकिन पश्चिम की जो विचारधारा है, जैसे कुलीन लोकतंत्र है, पूंजीवादी व्यवस्था है, इसको मानने से इन्होंने साफ इनकार कर दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हमारा ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट का जो सीरीज चल रही थी, आज ये कंप्लीट हो जाएगी। इसकी ये लास्ट वीडियो है। तो इससे पहले 19 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जितने भी थिंकर्स हमारे सिलेबस के अंदर लगे हैं। तो उसको आप एप्लीकेशन पे जाके सारे वीडियोस, सारे थिंकर्स के वीडियोस आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इनका प्रारंभिक, यानी इनका बचपन, प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं। दीनदयाल जी ने कम उम्र में ही जीवन के अनेक उतार चढ़ाव देखे, परंतु अपने दृढ़ निश्चय से जिंदगी में ये आगे बढ़े। उन्होंने सीकर से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। जन्म से बुद्धिमान और उज्जवल प्रतिभा के धनी दीनदयाल को स्कूल और कॉलेज में अध्ययन करने के दौरान कई स्वर्ण पदक और प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए। उन्होंने अपनी स्कूल की शिक्षा GD बिड़ला कॉलेज पिलानी और स्नातक की शिक्षा कानपुर विश्वविद्यालय के स्नातक धर्म कॉलेज से पूरी की। इसके पश्चात उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की, लेकिन आम जनता की सेवा की खातिर उन्होंने इसका परित्याग कर दिया। तो जैसे आप देखते हैं, इससे पहले सिविल सर्विस जो पास की थी वो अरविंदो घोष थे। 1890 के आसपास उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी। तो उसके बाद उन्हीं को फॉलो करते हुए, क्योंकि उनका प्रभाव, अरविंदो घोष का प्रभाव काफ़ी इनके जीवन पर पड़ा है, तो उनको फॉलो करते हुए इन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा ज्वाइन नहीं की और इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। तो सबसे पहले देख लेते हैं RSS के साथ इनका संबंध, कि RSS के साथ इनके किस तरीके के संबंध रहे। वर्ष 1937 में अपने कॉलेज के दिनों में वे कानपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े।
वहाँ उन्होंने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से बातचीत की और संगठन के प्रति पूरी तरह से अपने आप को समर्पित किया। तो बेसिक चीज़ यहाँ पे क्या है जो आपको याद रखनी है, वर्ष 1937 में जब ये कॉलेज में थे, उन्हीं दिनों कानपुर में ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। वर्ष 1942 में कॉलेज की शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने ना तो नौकरी की और ना ही नौकरी के लिए कोई प्रयास किया और ना ही इन्होंने विवाह किया, बल्कि वे संघ की शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आरएसएस के 40 दिवसीय शिविर में भाग लेने हेतु नागपुर चले गए। तो आप देख सकते हैं भारत को इनका जो भारत के प्रति इनका जो दृष्टिकोण था, ये आरएसएस से बिल्कुल अपने विचारों को ये मैच कर पाए और आरएसएस के साथ ये जुड़े और इन्होंने आरएसएस की जो विचारधारा थी उसको इन्होंने पूरी तरीके से अपने जीवन में फॉलो किया। और आरएसएस की जो विचारधारा है, देश के लिए समर्पण और विवाह ना करना और सरकारी नौकरी ना ज्वाइन करके देश के लिए अपने आप को समर्पित करना, तो उसी के चलते इन्होंने क्या है 40 दिवसीय नागपुर शिविर में भाग लिया था। अब देखते हैं जनसंघ के साथ इनके संबंध। भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा वर्ष 1991 में की गई। तो जनसंघ की जो स्थापना है वो की है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। जनसंघ जो कि बाद में जनता पार्टी बनता है और जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट होती है। तो जनसंघ की जो नींव डाली थी वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में। एवं दीनदयाल उपाध्याय को प्रथम महासचिव इसका नियुक्त किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है कि जनसंघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो ये थे दीनदयाल उपाध्याय जी। वे लगातार 1967 तक जनसंघ के महासचिव रहे। तो 1951 से लेके 1967 तक ये जनसंघ के महासचिव रहे। इस प्रकार उन्होंने लगभग 15 वर्षों तक महासचिव के रूप में जनसंघ की सेवा की। भारतीय जनसंघ के 14वें वार्षिक अधिवेशन में दीनदयाल उपाध्याय जी को दिसंबर 1967 में कालीकट में जनसंघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो यहाँ पे आप देखोगे 1951 से 1967 तक ये रहे महासचिव और 1967 में इन्हें अध्यक्ष निर्वाचित किया गया जनसंघ का। एक लेखक के रूप में, तो ये एक पत्रकार भी थे, एक लेखक भी थे। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने लखनऊ से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म में वर्ष 1940 के दशक में काम किया। तो ये कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन सी पत्रिकाओं के साथ कौन कौन सी बुक्स इन्होंने लिखी। तो बेसिकली राष्ट्र धर्म 1940 में इन्होंने ये पत्रिका ज्वाइन की थी। अपने आरएसएस के कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक साप्ताहिक समाचार पत्र पंचजन्य और एक दैनिक समाचार पत्र स्वदेश शुरू किए। तो आरएसएस का जो इनका कार्यकाल था उस दौरान ये जो पांचजन्य है ये एक साप्ताहिक पत्र इनका है और जो स्वदेश है ये दैनिक पत्र है। तो एक सप्ताह में आता था और एक डेली आता था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा साप्ताहिक था और कौन सा दैनिक पत्र इनका था। उन्होंने नाटक चंद्रगुप्त मौर्य और हिंदी में शंकराचार्य की जीवनी लिखी। तो दो ये इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं जो कि जीवनियां हैं, एक चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी और दूसरी है शंकराचार्य की जीवनी। नाटक ये चंद्रगुप्त है और जीवनी आपकी शंकराचार्य की जीवनी है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक के.बी. हेडगेवार की जीवनी का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया। उनकी अन्य प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में सम्राट चंद्रगुप्त, जगतगुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों है, राष्ट्र जीवन की समस्याएं, राष्ट्र चिंतन और राष्ट्र जीवन की दिशा। तो ये मेनली आपने ये सारी इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इनका बहुत ही बड़ा विस्तृत, आप नहीं कह सकते कि विस्तृत इनका राजनीतिक विचार है। इनके जितने भी विचार हैं बेसिकली इन बुक्स से ही निकाले गए हैं।
अब देखते हैं भारतीय लोकतंत्र और समाज के प्रति इनका क्या विचार था। दीनदयाल उपाध्याय जी की अवधारणा थी कि आज़ादी के बाद भारत का विकास का आधार अपनी भारतीय संस्कृति होनी चाहिए, ना कि अंग्रेजों द्वारा छोड़ी गई पश्चिमी विचारधारा। तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद इनकी अपनी संस्कृति के आधार पर क्या है, लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। तो पश्चिमी विचारधारा का ये बिल्कुल खंडन करते हैं और भारतीय जो विचारधारा है उसको ये सुप्रीम मानते थे। हालांकि भारत में लोकतंत्र आज़ादी के तुरंत बाद स्थापित कर दिया गया था, परंतु दीनदयाल उपाध्याय के मन में यह आशंका थी कि ये लंबे वर्षों की गुलामी के बाद भारत लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत का लोकतंत्र जो अभी स्थापित किया गया है वो वेस्टर्न मॉडल के ऊपर स्थापित किया गया है। तो ये क्योंकि भारत की संस्कृति अलग है, इसलिए ये लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। उनका विचार था कि लोकतंत्र भारत का जन्मसिद्ध अधिकार है, ना कि पश्चिम अंग्रेजों का एक उपहार। वे इस बात पर बल दिया करते थे कि कर्मचारियों और मजदूरों को भी सरकार की शिकायतों के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। उनका विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना प्रशासन का कर्तव्य होना चाहिए। उनके अनुसार लोकतंत्र अपनी सीमाओं से परे नहीं जाना चाहिए और जनता की राय उनके विश्वास और धर्म के दायरे में सुनिश्चित करना चाहिए। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी जो चीज़ है, इनका जो विचार है वो है एकात्म मानववाद की अवधारणा। और यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है या फिर ये पूछा जाएगा कि एकात्म मानववाद की अवधारणा आखिर क्या है, इसके अंदर ये क्या कहना चाहते थे। दीनदयाल उपाध्याय द्वारा स्थापित एकात्म मानववाद की अवधारणा पर आधारित राजनीतिक दर्शन भारतीय जनसंघ की देन है। उनके अनुसार एकात्म मानववाद प्रत्येक मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का एकीकृत कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत पश्चिमी अवधारणाओं जैसे व्यक्तिवाद, लोकतंत्र, समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद पर निर्भर नहीं रह सकता। तो यहीं से आप समझ सकते हैं इनका एकात्म मानववाद की अवधारणा। तो बेसिकली आपको शॉर्टकट में आपको इसको मैं समझाऊं, एकात्म मानववाद की क्या अवधारणा है। जो एक मानव होता है, एक जो मनुष्य है वो एक चीज से नहीं बना होता, वो कई चीजों से बना हुआ होता है और उन कई चीजों को इन्होंने क्या है, इंटीग्रेट किया। फॉर एग्जाम्पल ये एक व्यक्ति है, व्यक्ति कई चीजों से बना है। व्यक्ति शरीर से बना है, फर्स्ट थिंग। व्यक्ति मन से बना है, सेकंड चीज। व्यक्ति बुद्धि से बना है, उसके अंदर बुद्धि होती है, थर्ड चीज। और चौथी चीज क्या है, आत्मा। उसके अंदर सोल होती है, उसके अंदर आत्मा होती है। तो मनुष्य एक अलग चीज नहीं है, ये कई चीजों से बनता है। और जब इन कई चीजों में समन्वय स्थापित किया जाता है, लाइक आत्मा में, बुद्धि में, मन में और शरीर में जब समन्वय स्थापित किया जाता है तो उसे इन्होंने कहा एकात्म मानववाद। और इसके साथ साथ इन्होंने इसको एक फिलॉसफी बनाया। इन्होंने कहा कि व्यक्तिवाद पहली चीज, लोकतंत्र दूसरी चीज, साम्यवाद तीसरी चीज, लोकतंत्र आपका हो गया, और पूंजीवाद चौथी चीज। व्यक्तिवाद, लोकतंत्र, समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद, ये 5 चीजें हैं जो कि अलग अलग फिलॉसफी है। इन पांचों फिलॉसफी को इन्होंने क्या है, समन्वय इनका करने की कोशिश की। तो शॉर्टकट में आपको समझ आ गया होगा। पहले इन्होंने व्यक्ति की बात की, फर्स्ट जो इनका विचार है, पहले इन्होंने व्यक्ति की बात की। दूसरा इन्होंने क्या है, राज्य की बात की। व्यक्ति और राज्य में क्या है, राज्य की जो फिलॉसफी है, व्यक्ति 4 चीजों से बना है,
मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा से। और राज्य कितनी चीजों से बना है? डिफरेंट डिफरेंट फिलॉसफी से, लाइक व्यक्तिवाद, लोकतंत्र, समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद। व्यक्ति और राज्य के बीच जब इन्होंने समन्वय स्थापित किया, ऐसा राज्य प्रदान करने की इन्होंने कोशिश की जिसके अंदर व्यक्ति के चारों गुण और राज्य की ये जो पांचों जो फिलॉसफी है, इसके बीच का जो बेस्ट वे निकल के आएगा, उसके द्वारा जब व्यक्ति संचालित किया जाएगा तो वो होगा एकात्म मानववाद की अवधारणा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। उनका विचार था कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी सिद्धांतों और विचारधाराओं से घुटन महसूस कर रही है, परिणाम स्वरूप मौलिक भारतीय विचारधारा के विकास और विस्तार में बहुत बाधा आ रही है। 19 दिसंबर 1967 को दीनदयाल उपाध्याय को भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष चुना गया। 11 फरवरी 1968 की सुबह मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर दीनदयाल जी का निष्प्राण शरीर पाया गया। उन्हें 12 फरवरी 1968 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई और आज तक उनकी मौत एक अनसुलझी गुत्थी बनी हुई है कि आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो बेसिकली एकात्म मानववाद की ही अवधारणा है जो इनका मौलिक चिंतन है, जिसमें इन्होंने व्यक्ति और समाज के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश की और डिफरेंट डिफरेंट फिलॉसफी में से एक ऐसी फिलॉसफी हिंदूवाद के आधार पर, भारतीय संस्कृति के आधार पर पेश करने की कोशिश की, जिसके अंदर व्यक्ति की आत्मा, मन, बुद्धि और शरीर के अंदर समन्वय स्थापित किया जा सके। अब देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का राजनीतिक चिंतन कि आखिर राजनीति के बारे में इनके क्या विचार थे। दीनदयाल जी कहा करते थे कि राष्ट्र केवल एक भौतिक निकाय नहीं हुआ करता, कि राष्ट्र एक फिजिकल निकाय नहीं, कि ये हमारा भारत है। ठीक है, देश में रहने वाले लोगों के अंतःकरण में अपनी भूमि के प्रति असीम श्रद्धा की भावना होना राष्ट्रीयता की पहली आवश्यकता है। तो आज भी हम देखते हैं नेशनलिज्म की जो परिभाषा है वो यही परिभाषा है कि हमें इमोशनली क्या है, हमें आत्मा से क्या है, राष्ट्र के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, इस श्रद्धा भाव के कारण ही हम अपने देश को मातृभूमि कहते हैं। व्यक्ति शरीर, मन, बुद्धि एवं आत्मा का समेकित निवास है। उनके सुख का अर्थ है इन सब का सुख। इनमें से किसी एक का विचार करे तो वो अपूर्ण रहेगा। यानी सभी का विचार हमें एक साथ करना पड़ेगा। यानी व्यक्ति के शरीर को भी सुख होना चाहिए, व्यक्ति को मन की भी उसको शांति होनी चाहिए, उसके बुद्धि के लिए भी इस तरीके का वातावरण होना चाहिए कि वो अपनी बुद्धि का विकास कर पाए, और आत्मा की शांति भी होनी चाहिए। जब इन सब में समन्वय होगा, इन सभी के लिए जब फूड प्रोवाइड किया जाएगा, तभी क्या है, एक संपूर्ण मानवता का विकास हो पाएगा। भारत के संदर्भ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का विचार था कि सत्य तो यही है कि संपूर्ण भारत एक है, भारत की सारी जनता एक है। अनेक अवयवों को जोड़कर शरीर नहीं बना करता, बल्कि शरीर के नाना अवयव होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या है, जो ऑर्गेनिक थ्योरी इससे पहले दी गई थी, उस थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट किया। पहले क्या कहा जाता था कि अनेक जो अवयव होते हैं, लाइक आपका ये हाथ है, ये आपके पाँव है, ठीक है, ये आपका सिर है, इन सब से मिलाकर क्या है, आपका राज्य बना। लाइक ये आपकी सरकार है, ये आपकी प्रभुसत्ता है, ये आपकी भूमि है, ठीक है, और ये आपकी जनसंख्या है। तो इन चारों को मिला के राज्य बना। इस सिद्धांत को इन्होंने बिल्कुल खंडन कर लिया कि विभिन्न अंगों से राज्य नहीं बनता, बल्कि राज्य के विभिन्न अंग होते हैं। ये भारत है, भारत की जो एक भुजा है, भारत की जनसंख्या, भारत की टांग है, आप बोल सकते हैं भारत की टांग है, या फिर आप बोल सकते हैं जो ये 4 अंग है राज्य के, तो ये भारत के अंग है। इन अंगों से भारत नहीं बना है, ठीक है, बल्कि भारत के ही ये अंग है। संप्रदाय, प्रांत, भाषा, वर्ग आदि का महत्व तभी तक होता है जब तक कि वे राष्ट्र हित के लिए अनुकूल होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बोली कि संप्रदाय बोले तो आपका जो धर्म है,
आपका प्रांत है, भाषा है, वर्ग है। इनका उपयोग तभी तक है जब तक ये राष्ट्रहित में काम करे। किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए एक निष्पक्ष राजनीतिक चिंतन का होना नितांत आवश्यक है। राष्ट्र सुरक्षा के लिए उचित विदेश नीति एवं प्रतिरक्षा की आवश्यकता को महसूस करने का दृष्टिकोण हो, न कि सत्ता के प्रति अभिलाषा एवं लोलुपता। राजनीति देश की रक्षा करने वाली होनी चाहिए एवं विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें स्वदेश की रक्षा अभिन्न अंग के रूप में जुड़ी हो। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी विदेश नीति को निर्धारित करते समय देश हित का ध्यान सर्वोपरि रखा जाना चाहिए और राजनीतिक नेता को कभी भी सत्ता पिपासु नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इनके जितने भी आइडियाज आप देखोगे आइडियल है, आदर्शवादी इनके आइडियाज है, ठीक है। तो इन्होंने क्या है यहाँ पे राजनीति के अंदर, फॉरेन पॉलिसी के अंदर आदर्शवादी सिद्धांत दिए हैं। उनका जीवन सर्वोत्कृष्ट साधकों वाला हो एवं अन्य कर्ताओं को संस्कारित करने के लिए स्वयं भी संस्कारित हो। यानी जैसे गांधी कहा करते थे, पहले क्या है आपको अपने जीवन में अच्छी चीजें अपनानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप राष्ट्र के लिए उसको सौंप सकते हैं। नेता का व्यवहार लोकतांत्रिक हो एवं न्याय प्रिय आचरण वाला होना चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए लोक शिक्षण को अनिवार्य ये मानते थे, यानी आपको एजुकेशन लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी यदि आपको डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है। पुनर्जागरण के सिद्धांत को अपनाते हुए समाज रचना में समय अनुकूल पुराने दकियानुसी विचारों को छोड़कर समाज के अनुकूल नया मोड़ देना समय की मांग होती है। इसके लिए समाज में परस्पर सामंजस्य को धैर्यपूर्वक अपनाना चाहिए। तलवार की धार से की गई क्रांति ज्यादा समय तक नहीं रहती। राजनीतिक व्यवहार को नैतिकता के सांचे में ढालने की समाज में नितांत आवश्यकता होती है। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला, जैसे मार्क्सिज्म कह रहा था, मार्क्सिज्म क्रांति के द्वारा क्या चाह रहा था, क्रांति के द्वारा समाज में परिवर्तन चाह रहा था, तो मार्क्सवाद को इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे नकार दिया और इन्होंने कहा कि खूनी क्रांति कभी भी लंबे समय तक नहीं रह सकती। ऐसी स्थिति में समाज में समन्वय बनाए रखने के लिए धर्म का सहारा भी लिया जा सकता है। धर्म के नाम पर लोगों को एकत्र किया जा सकता है, धर्म के नाम पर लोगों को एकजुट किया जा सकता है। वे लिखते हैं, धर्म का वास्तविक अर्थ है वे सनातन नियम जिनके आधार पर किसी सत्ता की धारणा हो और जिनका पालन कर वह अभ्युदय और निश्चय की प्राप्ति कर सके। धर्म के मूल तत्व सनातन है, किंतु उनका विवरण देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। तो धर्म को भी इन्होंने स्टैटिक नहीं माना। इन्होंने कहा धर्म की जो विशेषता इंडिया में है, धर्म की वो विशेषता यूरोप में नहीं पाई जा सकती, क्योंकि धर्म भी आपका ज्योग्राफी के हिसाब से बदलता रहता है, ठीक है। इस्लाम जो आपका अरेबियन कंट्रीज में है वो अलग है, इंडिया का जो हिंदू धर्म है वो अलग है और क्रिश्चियनिटी सब अलग है। ये परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। उनका मानना था कि सामान्यता माना जाता है कि वह प्रत्याशी यानी उम्मीदवार, उनका मानना था कि वह उम्मीदवार एक अच्छा उम्मीदवार है जो अपने दल की रीति नीतियों का विधान मंडलों या संसद में योग्य प्रतिनिधि एवं निर्वाचन क्षेत्र को ठीक से देखभाल कर सकता है और जो अपने मतदाताओं का मनोगत भली भांति व्यक्त कर सकता है। व्यक्ति दृष्टि से उसे जनता के प्रति एकनिष्ठ होना चाहिए। दल के सदस्य के रूप में उसे अपने दल की रीति नीतियों के प्रति एकनिष्ठ होना चाहिए तथा दल के अनुशासन का पालन करना चाहिए। तो हमारे नेता कैसे हो, हमारे प्रत्याशी यानी उम्मीदवार कैसे हो, उनकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसको भी इन्होंने आदर्शवादी स्वरूप प्रदान किया और अच्छे नेता के गुण इन्होंने बताए हैं। और इन्होंने कहा अच्छा नेता वो है जो दल की नीति के अनुसार चले और अपनी जनता जिन्होंने इसे चुनकर भेजा है उसकी समस्याओं को ये
आगे ला सके। पंडित दीनदयाल कहा करते थे कि भारतीय राजनीतिज्ञों की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह भारत के भाषिक, धार्मिक, आर्थिक आदि समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व मानकर चलते हैं। भौतिक सुखों का असीम उपभोग तथा राजनीतिक सत्ता का निरंकुश प्रयोग दोनों व्यक्ति एवं समष्टि के मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक अवनति का कारण बनते हैं। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट यहां पे है। इन्होंने ये स्वीकार किया कि भारत के जितने भी राजनेता हैं उनकी महत्वपूर्ण भूल ये है कि कुछ नेता भाषा के आधार पर लोगों को भड़काते हैं, कुछ लोग धार्मिक आधार पर लोगों को क्या है एकत्र करने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग आर्थिक आधार पर अलग राज्य की मांग उठाते हैं। ठीक है, और भौतिक सुखों जो होता है कंज्यूमरिज्म को इन्होंने क्या है हानिकारक माना है। जो उपभोक्तावाद है, जहां पे भौतिक सुखों की प्राप्ति की जाती है, वहां पे कभी भी मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं हो सकता, आध्यात्मिक विकास वहां पे नहीं हो सकता दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार। अर्थ सत्ता एवं राजनीतिक सत्ता जहां हाथ मिलाकर चलती है वहां अवनति भयंकर रूप धारण कर सकती है। अर्थ सत्ता का मतलब यहां पे है जहां पे पूंजीवादी और राजनीतिक सत्ता, जहां पे क्या है पूंजीवादी क्या है कंट्रोल करते हैं राजनीति को, वहां पे डेफिनेटली समाज की अवनति होगी, ये कहना था दीनदयाल उपाध्याय जी का। राजनीतिक दल को चाहिए कि वह अखंड भारत के प्रति अपनी मूल श्रद्धा रखे और केवल राजनीतिक लाभ हेतु कार्य न करके सत्य का दृढ़तापूर्वक पालन करे। अतः राजनीतिक आकांक्षाओं को महत्व न देकर राष्ट्रीय एकात्मकता की भावना सुदृढ़ करनी चाहिए। तो ये थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। So thank you friends, thanks for watching.